हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का, जिसमें उन्होंने जो प्रिजन में टाइम स्पेंड किया था वो उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही में वो अपार्थाइड भी बताते हैं। अपार्थाइड मतलब रेसिज्म के बारे में बात करते हैं। जो भी साउथ अफ्रीका में वाइट्स ब्लैक के अगेंस्ट जो रेसिज्म कर रहे थे वो उसके बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसने लिखा था? ये निराज सिंह चौधरी ने लिखा था। और इसमें वो सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो हुए थे इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड्स में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जैसे जो अपर क्लास इंडियन थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे ब्रिटिश वे ऑफ लिविंग, तो वो उनकी लैंग्वेज सीख रहे थे, उनके जैसे कपड़े पहनना सीख रहे थे। तो वो सब उन्होंने इस नॉवेल में या फिर अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने वो डिटेल में बताया है। मैन एंड सुपरमैन ये प्ले लिखा था जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ में। और ये एक स्पेनिश लेजेंड है डॉन जुआन, उसके बारे में लिखा था। डॉन जुआन एक ऐसा आदमी था जो विमेन को हमेशा सिड्यूस करने की कोशिश करता था या फिर विमेन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और इसमें साथ ही में एक विमेन का परस्यूट भी दिखाते कि कैसे मेन फिजिकल प्लेजर की तरफ ज्यादा जाते हैं, वही विमेन हमेशा इमोशनल कनेक्शन की कोशिश करती है। लेविथान ये एक पॉलिटिकल पैम्पलेट था जिसमें लिखा था थॉमस हॉब्स ने। और इसमें वो गवर्नमेंट का रोल दिखाते हैं कि रोल गवर्नमेंट कैसे आइडियल होना चाहिए, उसको कैसे साइड्स नहीं लेनी चाहिए दो पार्टीज के बीच में। तो ये जब क्रॉमवेल के टाइम पे सिविल राइट्स हुआ था ब्रिटेन में, सिविल वॉर्स हुआ था सॉरी ब्रिटेन में, तो उन्होंने उसके बारे में इसको डिस्कस किया है और फिर बोला है कि आइडियल गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए। तो इवन दो ही वॉज विग, लेकिन उसमें कोई साइड नहीं ली है, उसने एक आइडियल बात बताई है। एरोपेजिटिका एक पैम्पलेट है जिसको लिखा था जॉन मिल्टन ने। और ये एक्चुअली उनकी एक स्पीच थी जिसको उन्होंने बाद में एक पैम्पलेट करके पब्लिश किया। ये कुछ अराउंड 30 पेजेस का पैम्पलेट है। और जिसमें जब प्यूरिटन रूल आया था, जब ओलिवर क्रॉमवेल आया था, तो उन्होंने बुक पब्लिकेशन को बैन करवाया था। उन्होंने बोला था कि जो भी बुक्स उनकी प्यूरिटन आइडियोलॉजी के साथ या फिर वो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के साथ नहीं जाते उनको पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो जॉन मिल्टन ने उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी। उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और बुक बैन करके आप उसको मतलब उसको आप अटैक करो फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो उसके बारे में उन्होंने स्पीच लिखी थी और उसी को बाद में उन्होंने इस पैम्पलेट में पब्लिश किया। कैरेक्टर ऑफ विल्किंस मैक्वाबार ये अपीयर होता है डेविड कॉपरफील्ड में। और डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। मतलब चार्ल्स डिकेंस ने अपनी लाइफ को बस कैरेक्टर्स के नाम चेंज करके, थोड़े इंसिडेंसेस चेंज करके उन्होंने उसमें लिखा है। तो उसमें जो विल्किंस मैक्वाबार है वो डिकेंस के फादर के ऊपर बेस्ड है। डिकेंस के फादर थे जॉन डिकेंस, उनके बारे में उनके उनके ऊपर वो कैरेक्टर बेस्ड है। ब्लैंक वर्स सबसे पहले इन्वेंट किया था हेनरी होवार्ड ने, अर्ल ऑफ सर्रे थे वो। और उन्होंने जब वो एनियड को ट्रांसलेट कर रहे थे फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, तब उन्होंने इसको ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। और इसको ओरिजिनली पहली बार यूज किया था निकोला थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकवेल ने, जब उन्होंने ये प्ले लिखा था गॉर्बेडक। गॉर्बेडक एक कॉमिक प्ले है जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था। ये आया था 1561 में। ईएम फॉस्टर ने फ्लैट और राउंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए थे। फ्लैट कैरेक्टर मतलब वो होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, हमको उसके बैक स्टोरी ज़्यादा पता नहीं होती या फिर वो आगे क्या करने वाला है वो सब पता नहीं होता। बेसिकली हमको बस वो स्टेज पे जो दिखता है वही पता चलता है। वो मतलब एक माइन्यूट से ऐसा कैरेक्टर होता है जो बीच में आ जाता रहता है, उसका कुछ डेप्थ हमको कभी पता नहीं चलता। वेरएज राउंड कैरेक्टर वो होता है जो यूजुअली मेन कैरेक्टर होता है, जिसकी बैक स्टोरी हमें पता चलती है, जिसको इमोशनली क्या प्रॉब्लम्स है वो सारे हमें पता चलते हैं। तो ये कैरेक्टर्स उन्होंने दो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में उनका ये जो बुक है उसमें लिखे थे। और ये बुक एक्चुअली उनके जो लेक्चर्स उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में दिए थे, उन्हीं लेक्चर्स को बाद में उन्होंने एज अ बुक एक कंपाइल किया था, एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल, जिसमें वो नॉवेल का हर एक एस्पेक्ट, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, नॉवेल कैसे लिखना जाना चाहिए, लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, ये सब बताते हैं।
वर्जीनिया वुल्फ ने एक ग्रुप फॉर्म किया था, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी एक प्लेस है जहाँ पे इस ग्रुप के मेंबर सारे मिलते थे और वो डिस्कस करते थे। तो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर्स होते थे, जैसे E.M. फॉस्टर थे, लिटन स्ट्रैकी थे, लियोनार्ड वुल्फ थे, ये वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड है, तो ये थे। और इसके साथ में दूसरे आर्ट क्रिटिक और इकोनॉमिस्ट भी उसके मेंबर्स थे। तो ये हर कुछ उनका एक इंटरवल के बाद ये लोग मिलते थे और ये डिस्कस करते थे, आर्ट डिस्कस करते थे, इकोनॉमिक्स डिस्कस करते थे, नॉवेल्स को डिस्कस करते थे उस ग्रुप में। मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये चार्ल्स डिकेंस का लास्ट नॉवेल है और ये इनकम्प्लीट है क्योंकि नॉवेल पूरा लिखने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। और इसमें उन्होंने 12 इंस्टॉलमेंट प्लान किए थे कि 12 पार्ट्स में ये नॉवेल होगी, लेकिन उसके 6 ही लिख पाए। और बिकॉज उन्होंने आगे बताया भी नहीं था कि वो नॉवेल को कैसे एंड करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे राइटर्स ने ट्राई किया, लेकिन शायद जैसे डिकेंस चाहते थे वैसे कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने आगे का लेआउट कुछ दिया ही नहीं था। और ये उनकी एक मर्डर मिस्ट्री है। तो इसमें एक ओपियम डेन के साथ ये नॉवेल ओपन होती है कि एक ओपियम डेन में से एक आदमी चला जाता है, फिर वहाँ पे एक डेथ होती है आगे, फिर उस डेथ की इन्वेस्टिगेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली एंड तक हमें कुछ पता नहीं चलता ज़्यादा। किट्स ने एक पोयम लिखी थी एंडीमियन, जो उन्होंने डेडिकेट की थी थॉमस चैटरटन को। थॉमस चैटरटन एक पोएट थे और उन्होंने एज ऑफ 17 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उनके लिए उन्होंने एक एलिजी सॉर्ट ऑफ लिखा था, एंडीमियन। एंड कोई अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब एंडीमियन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो उसके बाद फिर कीट्स की तबीयत भी खराब हो गई और फिर कीट्स की भी डेथ हो गई। तो शेली ने एडोनिस करके एक पोयम लिखा, एलिजी लिखा कीट्स के लिए, और जिसमें उन्होंने बोला था कि बिकॉज किड्स को क्रिटिसाइज किया गया उस पोयम की वजह से, तो वो हार्ट ब्रेक की वजह से ही पास्ट अवे। तो एंडीमियन उन्होंने लिखा थॉमस चैटरटन के लिए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। फिर फिर कीट्स की डेथ होगी और फिर शेली ने उनके लिए लिखा एडोनिस। रोज ऑफ एमिली, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो विलियम फॉकनर ने लिखा था। और ये विलियम फॉकनर का एक फिक्शनल काउंटी होता था, यकनापटावा, वहाँ पे वो सेट होती है। तो इसमें एक वेमेन है एमिली, ये एक सदर्न वेमेन है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके फ्यूनरल पे सब लोग आके उनको फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उसमें से ये रोज जो है वो एज ए सिंबल यूज किया है, क्योंकि पूरे शॉर्ट स्टोरी में हमें कभी भी रियल रोज दिखता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है क्योंकि ये उनकी एक तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है जो नेशन वाइड पब्लिश हुई थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा सदर्न सिंबलिज्म यूज हुआ है। क्लोजेट ड्रामा जो होते हैं वो हमेशा पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जिनका टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। तो अगर उनको स्टेज पे परफॉर्म किया तो शायद लोग उससे एजिटेट हो जाएंगे या फिर उनको गुस्सा आ जाएगा या फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा। तो कुछ प्लेस इसीलिए लिखे जाते थे ताकि वो उसे पढ़े लोग, ना कि उसको परफॉर्म करे। तो जॉन मिल्टन ने एक प्ले लिखा था सैमसन एग्नोस्टिस, जो एक क्लॉजेट ड्रामा करके उन्होंने लिखा था। इसको भी पढ़ा जाना था, इसका परफॉर्मेंस नहीं होना था। ये ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। मूवमेंट पोएट्स, ये टर्म किसने कॉइन किया था? तो ये कॉइन किया था जेडी स्कॉट ने, और ये एक पब्लिशर थे, उन्होंने वो किया था, कॉइन किया था 1954 में। और मूवमेंट्स पोएट में उन्होंने फिलिप लार्किन, किंग्सले एम्स, टॉम गन, ऐसे सारे राइटर्स को इंक्लूड किया था। तो ये जो कैरेक्टर्स होते थे या फिर ये जो राइटर्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो एक टिपिकल ब्रिटिश या फिर इंग्लिश इंसान होता था, जिसमें ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो ब्रिटिश मिडिल क्लास से एसोसिएट होते हैं। और फिर उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, द वे दे लिव इज टिपिकली ब्रिटिश, उसमें वो कुछ ज़्यादा ऐसे अमेरिकनाइज या फिर पूरा यूरोपियन टेंडेंसीज नहीं लाते थे। जो भी टिपिकल या फिर स्टीरियोटिपिकल बोल सकते हो आप, जो भी स्टीरियोटिपिकल इंग्लिश लोग होते हैं उनके ऊपर उनके जैसे वो कैरेक्टर्स होते हैं। जॉन स्टाइनबेक के जो नॉवेल्स है, ये एक अमेरिकन राइटर थे। तो उनके नॉवेल्स में सोशल कंडीशंस दिखाते हैं वो कैलिफोर्निया में जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी या फिर जो क्लास स्ट्रगल था, तो लोअर क्लास को कैसे ट्रीट किया जाता था उसके बारे में वो बात करते हैं। फिर कैरेक्टर्स की लोनलीनेस के बारे में वो बात करते हैं।
अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो नॉवेल है फॉर हुम द बेल टोल्स, ये लिखा गया, ये उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम पे इसको सेट किया था, और इसमें उन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए हैं जो रियल लाइफ में हुए थे, जैसे सीज ऑफ मैड्रिड। मैड्रिड जो कैपिटल था स्पेन का, उसको जब कैप्चर किया था और फिर बाद में उसको छुड़ाने की कोशिश की थी, तो उसका भी रेफरेंस उन्होंने इस नॉवेल में दिया है। फिर बैटल ऑफ गॉडेलहारा की भी इसमें उन्होंने बात की गई है। द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर, ये अमेरिका पे कमेंट्री है, खास करके मैकार्थी एरा का अमेरिका। क्रूसिबल एक प्ले है जिसमें विच क्राफ्ट के लिए काफ़ी वेमेन को अक्यूज किया जाता है, और फिर उसमें उनको ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होता, उनको ऐसे ही क्रूसीफाई किया जाता है। तो अमेरिका में जब मैकार्थी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो तभी उन्होंने सोशलिज्म के अगेंस्ट वॉर किया था, और मतलब वॉर किया था एज ए नॉट लिटरल वॉर पर से, बट उनका था कि सोशलिज्म को अमेरिका में आने से रोकना है। तो उसमें वो काफ़ी ऐसे ये करते थे, इंसेंटिव देते थे लोगों को कि अपने नेबर्स को तुम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, या फिर अपने लव्ड वन को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो अगर आपको उसमें सोशलिज्म का टेंडेंसीज दिख रहा है। तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाता था, लोग काफ़ी शक्की हो गए थे, जो अपने उनके पास के लोग ही थे वो उन पे शक करने लगे थे कि अरे कहीं ये सोशलिस्ट तो नहीं है। तो वो जो एक पैरानोया का स्टेट चलता रहता है, जिसमें कॉन्स्टेंटली किसी को ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो इस प्ले में आर्थर मिलर ने दिखाया है। तो ये पूरा सिंबलिज्म है मैकार्थियन अमेरिका के ऊपर। नाइटमेयर एबी एक नॉवेल है जो थॉमस लव पिकॉक ने लिखा था, और इसमें वो शेली, बायरन और कॉलरिज को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर सटाराइज करते हैं। और इसमें ये जो सटायर उन्होंने किया था, ये इसमें कोई इल इंटेंशन नहीं था, वो इनका मजाक ऐसे नहीं उड़ाना चाहते थे, या फिर वो नहीं चाहते थे कि इनको कुछ बुरा वगैरह लगे। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, खास करके थॉमस लव पिकॉक और शेली काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, और वो एक फ्रेंडली सटायर था। और नाइटमेयर एबी और जेन ऑस्टिन का नॉर्देंगर एबी दोनों एक ही साल में पब्लिश हुए थे। हेल इज अ सिटी मच लाइक अ लंडन, ये पीबी शेली ने बोला था पीटर बेल द थर्ड में, और इसमें वो लोग उन्होंने हेल को लंदन के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि दोनों में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, स्मोकी सिटीज़ थे, मतलब पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा था, फिर जो लोग थे उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, और फिर साथ में जो एंजॉय करने का था वो भी ज़्यादा ये नहीं हो गया था, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे वो टाइम पे कि वो मज़े कर सके या फिर अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो फिर इसके लिए उन्होंने हेल और लंदन को साथ में कंपेयर किया था। प्रिंस ऑफ पोएट्स, ये एडमंड स्पेंसर की टूम्बस्टोन पे इनग्रेव किया गया है। उनका जो टूम्बस्टोन है उसके ऊपर ये लिखा गया है। उनको पोएट्स पोएट भी बोलते हैं, और ये इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि एडमंड स्पेंसर की पोएट्री से काफ़ी जो आने वाले जनरेशन के पोएट्स थे, जैसे सिडनी वगैरह थे, ये लोग काफ़ी इंस्पायर हुए थे। इवन रोमांटिक पोएट्स भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो फिर इसके लिए उनको पोएट्स पोएट भी बोला जाता है, या फिर प्रिंस ऑफ पोएट भी बोला जाता है। बराबस किसका नाम है? तो बराबस जू ऑफ माल्टा में जो जू एक है, ये जो टाइटल में ये जो जू है वो बराबस है। और ये जो जू ऑफ माल्टा में क्रिस्टोफर मार्लो बताते कि माल्टा एक ये है, आइलैंड है। तो इसको जब ऑटोमन टर्क्स ने इसको कैप्चर किया था, तो ये तभी का इंसिडेंट को वो पूरा अपने इस प्ले में दिखाते हैं। जॉन गोवर ने लिखा था कन्फेसियो एमेनिटिस और लवर्स कन्फेशन, और एक पोयम है जो उन्होंने, जिसका टाइटल भले ही लैटिन में है, लेकिन वो पोयम पूरी लिखी उन्होंने इंग्लिश में ही है। और ये रिचर्ड टू किंग थे, तभी उन्होंने जॉन गोवर को बोला था कि ये पोयम लिखो एक मेरे लिए। तो फिर उन्होंने तब कन्फेसियो एमेनिटिस लिखा था। बिजेंटियम W.B. येट्स का एक पोयम है जिसमें उन्होंने बिजेंटियम को एज अ सिंबल यूज किया है, आर्टिस्टिक परफेक्शन। आर्टिस्टिक परफेक्शन मतलब ये जो बिजेंटियम शहर है ये पूरा बैलेंस दिखाता है, जैसे मॉर्टैलिटी मतलब जिसकी डेथ होने वाली है वो, और इमॉर्टल मतलब जो जिसकी कभी डेथ नहीं होगी, तो इन दोनों के बीच का बैलेंस। या फिर फिजिकल ब्यूटी मतलब कोई ऐसी चीज जो चेंज हो जाएगी, और स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होगी। तो एक चेंज और नॉन चेंज, इनके बीच का बैलेंस के लिए उन्होंने बिजेंटियम को सिंबलाइज किया है।
कीट्स ने बोला था कि जो भी उन्होंने उनकी ओड टू द ग्रेशन अर्न में ग्रेशन अर्न को उन्होंने सिल्वियन हिस्टोरियन के साथ कंपेयर किया था। ये भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि कीट्स ने ग्रेशन अर्न को किसके साथ कंपेयर किया था, तो सिल्वियन हिस्टोरियन के साथ कंपेयर किया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।